जय हिंद। सूर्यास्त के बाद आसमान दिखने में जितना सुंदर है, उसके रहस्य को समझना उतना ही कठिन है। कुछ लोग चाँद को चंदा तो कुछ लोग इसे मामा के नाम से जानते हैं। स्पेस की इस मिस्ट्री को समझना बेहद कठिन है। आसमान में तारे बहुत हैं, लेकिन लोगों को सबसे ज़्यादा चाँद पसंद है। इसके पसंद होने का एक कारण और भी है कि इसका असमान रहना। आपने पूर्ण चाँद महीने में एक बार देखा होगा और इसी रात्रि को हम पूर्णिमा की रात्रि भी कहते हैं। इसके 15 दिन बाद यह बिल्कुल नहीं दिखाई देता, जिसे हम अमावस्या की काली रात कहते हैं। क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता कि रात वाले तारे और चाँद दिन में कहाँ चले जाते हैं? तो आइए इसको इस तरीके से जानते हैं। तो इसका आंसर यह है कि जैसे दिन के समय में टार्च या बल्ब का प्रकाश प्रभावहीन रहता है, उसी तरीके से दिन के समय में तारे और चाँद के प्रकाश सूर्य के प्रकाश में बिल्कुल प्रभावहीन रहते हैं। तो आसमान में जो चमकने वाले चाँद, तारे और सूर्य हैं, इन्हें हम खगोल विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सूर्य में इतनी प्रकाश और इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है। तो जैसे कि आपको पता है कि सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का भंडार है, और इसमें इतना ऊर्जा होने का सबसे बड़ा कारण है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के कारण इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन और ऊर्जा के साथ साथ प्रकाश का भी उत्सर्जन होता है। क्या आपने कभी रात्रि के समय आसमान को देखा है? अगर आपने देखा होगा तो आप देखते होंगे कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तारों का समूह दिखाई देता है, जिसे हम नक्षत्र, तारामंडल या कॉन्स्टेलेशन के नाम से भी जानते हैं। इन तारामंडलों में आप 7 तारों का एक समूह देखते होंगे जो बहुचर्चित है, जिसे हम अर्सा मेजर या बिग बियर के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम बिग बियर इसलिए रखा जाता है क्योंकि इन 7 तारों की जो आकृति होती है वो एक बड़े भालू के समान होती है। हिंदू धर्म की पौराणिक ग्रंथों में इसे सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। आपने ये भी सुना होगा कि कुछ आकाशीय पिंडों में अपना खुद का प्रकाश और खुद का ऊष्मा नहीं पाया जाता। जिनमें अपनी खुद की प्रकाश और खुद की ऊष्मा नहीं पाई जाती, उन्हें हम ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम प्लेनेट और ग्रीक भाषा में इसे हम प्लेनेटाइड भी कहते हैं। प्लेनेटाइड का मतलब होता है परिभ्रमण, अतः ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करता है, उसे भी हम ग्रह ही कहते हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और लगभग 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। अगर ग्रहों की कुल संख्या की बात की जाए तो ग्रहों की कुल संख्या वर्तमान में 8 है, लेकिन 2006 के पहले ग्रहों की कुल संख्या 9 थी, जिसमें से प्लूटो एक ग्रह था जिसको कक्षक से बाहर माना जाता है, क्योंकि उसका जो चक्कर था, उसका जो आवर्त काल था, वो बहुत लंबा होने के कारण उसको हम ग्रह की श्रेणी से निकाल दिए। अगर ग्रहों के क्रम की बात की जाए दूरी के अनुसार, तो सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो है बुध, उसके बाद है शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है मंगल, और मंगल के बाद है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद है शनि, शनि के बाद है अरुण, उसके बाद है वरुण। अरुण को हम यूरेनस और वरुण को नेपच्यून के नाम से जानते हैं। इससे स्पष्ट है कि सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो है बुध, और सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह है वो है नेपच्यून यानी वरुण। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, जो पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करती है। बुध ग्रह का सूर्य के परितः एक चक्कर 88 दिन और नेपच्यून का सूर्य के परितः एक चक्कर 164 वर्ष का होता है। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों के बीच दूरी का कितना अंतर है। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है और ये दिखने में पृथ्वी के जैसे ही दिखाई देती है, इसलिए इसे हम पृथ्वी का जुड़वा भी कहते हैं। तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त भी असंख्य ऐसे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जिनकी बहुत अधिक संख्या मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाई जाती है, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह के नाम से भी जानते हैं। शायद आपको नहीं पता होगा कि कुछ छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े भी हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम उल्का पिंड के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतना निकट आ जाते हैं कि ये पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, लेकिन ये पृथ्वी पर उपस्थित वायु के परतों के बीच घर्षण करके इनका अधिकांश भाग जल जाता है, लेकिन कभी कभी इनका बचा हुआ शेष भाग पृथ्वी पर आकर के गिर जाता है, जिससे पृथ्वी पर बहुत बड़े आकार का गड्ढा बन जाता है। क्या आपने आकाश में
चौड़ी पट्टी नुमा चमकदार रास्ते को कभी देखा है? इसे हम मिल्की वे या आकाश गंगा के नाम से जानते हैं, जिसमें लाखों तारों का एक समूह होता है। हमारा सौर मंडल भी इसी आकाश गंगा में स्थित है। इससे हम जान सकते हैं कि इस तरह से लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, जिसकी विशालता को समझना तो दूर, इसके बारे में कल्पना करना भी कठिन लगता है। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम आप लोगों के बीच एक नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय